हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है संधि चैप्टर के 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3rd पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो पहले हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में स्वर संधि और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा व्यंजन संधि। नेक्स्ट हम इसका 3rd पार्ट पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर ये विसर्ग संधि में आप सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विसर्ग किसे कहते हैं। ये जो आप 2 डॉट्स देख रहे हैं ना, ये विसर्ग कहलाते हैं और ये विसर्ग सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा में यूज़ किए जाते हैं। तो विसर्ग यानी इनके बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए तो इसका मेल जो होगा उस विसर्ग के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, जैसे तपह लाभ। तो जो ला के बाद जो मात्रा है वो मात्रा और ये विसर्ग मिल करके मिक्स हो करके ओ की मात्रा बन गए, तो ये बन गया तपो लाभ। ठीक, और ये पयोद। नेक्स्ट देखते हैं विसर्ग से पूर्व यानी विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ हो, यदि या किसी वर्ग का तीसरा, पांचवा और चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा यानी पहले और दूसरे यानी का खा से हमें कोई मतलब नहीं है। ग घ ण वर्ण अथवा यारा लावा में से कोई हो तो ये विसर्ग का ओ हो जाता है। ये ओ की मात्रा आई ना बीच में, ये कैसे आई? यानी पहले हमारा विसर्ग है, बाद में छोटा, देखिए ला प्लस आ ही तो है, तो विसर्ग का मेल जो है छोटे आ से ही तो होगा, तो छोटा आ हो और बाद में आ, है ना, आ या किसी वर्ग का ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कोई भी हो उनके साथ तो ये इनके साथ आए तो ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विसर्ग आ का ओ हो जाएगा, छोटे आ का ओ हो रहा है ना यहाँ पर, और मनः अनुकूल तो मनोकूल अनुकूल, यहाँ छोटा आ है इसको ओ की मात्रा में बदल दिया। फिर है विसर्ग सा गा, तब भी ये अधोगति, है ना, तब भी हो गया। और इस विसर्ग के साथ जाया तब भी हो गया, विसर्ग के साथ दाया तब भी हो गया, है ना। ये सब ये हैं, इसी तरीके से हैं। प्रथमा रजः गुण तो प्रथमोध्याय रजोगुण, ये सारे सेम एग्जाम्पल्स हैं आपके, है ना। आगे भी देखिए इसी तरीके से, है ना। ना विसर्ग के साथ ना है तो भी हो गया, बा है तब भी हो गया, बा है तब भी, माँ है तब भी, आ रा है तब भी और ला है तब भी ओ ही होगा, है ना। तपा बल, यहाँ विसर्ग आएंगे, तपह बल तपोबल। तो इस तरीके से आपका ये होगा। आगे देखते हैं। सेकंड है यदि विसर्ग से पहले आ और आ, देखिए रा प्लस आ विसर्ग होगा, रा हलंत प्लस आ प्लस विसर्ग, ये होगा इसका वर्ण विच्छेद। तो रा से पहले आ है ना, और फिर ये इसी में ये एग्जांपल बता रही थी आपको कि रा से विसर्ग से पहले आ और आ कैसे होगा। अगर रा के बाद मात्रा होती फिर विसर्ग होते तो भी ये आ होता। तो इससे अलग कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर, किसी तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या इन वर्णों से हो, ये जो आपके वर्ण दिए गए हैं इनसे हो, तो विसर्ग का रा हो जाएगा। ये वाली लाइन आप बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि रा जो है ना ज़्यादातर विसर्ग जो होता है ओ की मात्रा में और रा में ही परिवर्तित होता है। वैसे तो श, श और छ में भी परिवर्तित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओ और रा में परिवर्तित होता है ना। तो विसर्ग के साथ छोटा आ होगा तब भी रा हो जाएगा, विसर्ग के साथ बड़ा आ होगा तो भी रा हो जाएगा, है
है ना। ये दु आचार दुराचार, दु आशा दुराशा, तो इस तरीके से ये इसके बनेंगे। फिर है विसर्ग के साथ बड़ी ई होगी तो री हो जाएगा, ऊ होगा तो रू हो जाएगा, मतलब मात्रा उसकी लग जाएगी लेकिन बनेगा रा। गा होगा तो गर, यानी गा के ऊपर देखिए रा की मात्रा है ना, जा होगा तो जर, धा होगा तो धर, यानी सबके साथ रा जरूर है। ना है तो ना। तो इसी तरीके से आपका ये सारा है देखिए, दुरुपयोग है ना, नि उत्तर निरुत्तर, दुर्गुण पुनर्जन्म, ये इस तरीके से आपके हो जाएंगे। तो आगे आपका विसर्ग ना है तो नर हो गया, माँ है तो मर हो गया, निर्भय है ना, भा निर्भय, और निर्मल, इसी तरीके से आगे ये निर्विकार। नेक्स्ट है थर्ड, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा उसका मेल चा छ श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे देखिए, विसर्ग के साथ चा है तो श बन जाएगा, है ना। निहिचित निश्चित, निहिचय निश्चय, और ये एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चन हैं आपके, हर तरह के एग्ज़ाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं ये। तो निहि छ के साथ होगा तो छ हो जाएगा, विसर्ग का श, और ये छ विसर्ग के साथ सा होगा तो रस हो जाएगा। तो दुशासन, रा नहीं है, ये आधा शाह है, दुशासन हो जाएगा। दुष्चक्र, दुष्चरित्र, निश्चल, इस तरीके से ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद ता या सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है, यानी आधा सा। सा पर हलंत का मतलब क्या है, आधा सा। देखिए, विसर्ग के साथ त है तो आधा सा बनेगा। कैसे, मनः ताप, मनस्ताप, विहितार विस्तार। अब कभी आपने विस्तार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, कभी सोचा होगा कि इसका संधि विच्छेद हम करके देखें तो कैसे बनेगा, तो विहितार विस्तार, नमस्ते नमस्ते, है ना, दुस्तर, अंतस्थल, निस्तेज, इस तरीके से ये बनते हैं। ये सभी नियम बेटे आपको रिपीट कर कर के पढ़ने होंगे, तभी ये आपको समझ में आएंगे और याद होंगे। एक तो ना बेटा ये चैप्टर इतना बड़ा है ना कि इसका मन 3 वीडियो में भी कवर होने का नहीं कर रहा है ना, इतना लॉन्ग है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, विसर्ग के साथ अगर सा होगा तो भी ये आपका आधा सा ही बनेगा। निस्सार, निसार, निसंकोच, निसंकोच, दुस्साहस, है ना, इस तरह से ये बनेंगे। दुस्साहस, दुस्साहस, दुह से तो निसंतान, निसंतान। फिर है देखिए, विसर्ग के साथ का होगा तो आधा शा, षटकोण वाला शा के पास हलंत है, इसका मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो निष्कृति, निष्काम, दुष्कर, निष्कपट, दुष्कर्म, ये इस तरीके से ये सारे लिखे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ई विसर्ग के साथ ठा अगर होगा तो भी ये आधा शा बनेगा, जो हमने अभी पढ़ा। निष्ठुर, निष्पाप, दुष्कर्म, दुष्कर, धनुष, टंकार, है ना, ये पा है, का है, टा है, पा है, इनके साथ ही हो तब भी ये शा में ही परिवर्तित होगा। नेक्स्ट, यदि का, प, फ से पूर्व विसर्ग आता है तो वह ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ज्यों का त्यों समझो, यदि का, पा, फा, यहाँ पर आपका का है, पा है ना, या फा है, तो इसका जो पहले वाला विसर्ग का वर्ड है ये हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, और बाद वाला भी एज इट इज़ लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा, अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातःकाल, पुनः फलित, ठीक है, इस तरीके से ये बनते हैं। नेक्स्ट नियम इसका हम पढ़ते हैं, ये है नियम नंबर, तो इसमें क्या होगा आपका, विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप, लोप यानी गायब हो जाएगा,
विसर्ग के बाद रा अगर हो, ये वाला रा, तो विसर्ग गायब हो जाएंगे। और इससे पहले जो आपकी ये मात्रा दी हुई है ना, ये आपकी ह्रस्व यानी छोटी मात्रा दी हुई है, ये यहाँ पर जाकर बड़ी हो जाएगी यानी दीर्घ में बदल जाएगी। तो ये बहुत इजी है वैसे समझने के लिए, है ना। तो निरोग, निरोग, नीरज, नीरव, नीरस, इस तरीके से ये आएंगे। नेक्स्ट 8th आपका नियम है इसमें, यदि आ के विसर्ग हो, उसके बाद अ से भिन्न स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और फिर पास आए हुए स्वरों के सीधे स्वरों से सीधे नहीं होता, स्वरों से संधि नहीं होती, सॉरी, हाँ, लोप हो जाता है और फिर पास आए हुए स्वरों से संधि नहीं होती। यानी कि ये जो इसका वर्ड होगा ना, इसके साथ जुड़ेगा नहीं, खाली बस इसका विसर्ग गायब हो जाएगा और इसके साथ इसको एज इट इज़ लिख देंगे, यशस्वी। अब इसमें देखिए सिर्फ इसका विसर्ग ही गायब हुआ है, बाकी सेम लिखा हुआ है ना, वक्षस्थल ये भी सेम लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, अब इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम याद रखने योग्य कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो 3 वीडियोस में इसको कवर किया है तो इसके तथ्य भी हमें याद रिवाइज करने चाहिए। तो पहला है, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। सेकंड, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। थर्ड, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये भी मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आयाति संधि, यण और गुण संधि। फोर्थ है आपका व्यंजन संधि, व्यंजन ध्वनि के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने से विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और लास्ट है, विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो फाइनली इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको समझ में अगर थोड़ा बहुत नहीं भी आया हो तो उस टॉपिक को कई बार रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि संधि का ये चैप्टर एक बार में सुनने से नहीं समझ में आता है, उसको आपको बार बार कई बार सुनना समझना भी ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास करने से ही हमारी बुद्धि प्रबल बनती है। बेटा